नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश का जाट समुदाय इस समय एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जिस समाज ने गोकुल जाट, चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, उसके अलावा नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा ऐसे जाट नेता दिए हों देश को, उस समाज से इस समय नेतृत्व का अभाव होना ये दुख की भी बात है और चिंता की भी बात है। क्योंकि देखिए, किसी समाज का जो नेता होता है, नेतृत्व जब मिलता है उसको, तो उसकी एक दिशा तय होती है। इस समय मुश्किल ये है कि जाट समुदाय के पास अपना कोई बड़ा नेता नहीं है। और चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह दो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव सार्वदेशिक था। मतलब देश भर में जहाँ भी जाट हैं, इन तीन भौगोलिक क्षेत्रों के अलावा, मतलब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनके अलावा जहाँ भी हैं छुटपुट जो भी संख्या है, उन सब के नेता थे। और उनकी जो हैसियत थी जाट समुदाय में, वो उसके बाद किसी और नेता की बन नहीं पाई। वो चाहे रामनिवास मिर्धा हो, नाथूराम मिर्धा हो, उनकी अपील जो है राजस्थान तक सीमित थी। चौधरी देवीलाल और उनके बेटे फिर बाद में ओम प्रकाश चौटाला हुए, उनकी अपील जो है हरियाणा तक सीमित रही। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, उनकी अपील उत्तर प्रदेश और फिर वेस्टर्न यूपी के भी 3-4 जिलों तक सीमित हो गई। आखिर में वो लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारे। उसके बाद से कोई नेतृत्व जो है दिखाई नहीं देता है। हरियाणा में कहने को जरूर इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जाटों के नेता, लेकिन वो अपनी पार्टी में ही संघर्ष कर रहे हैं। जाट समाज के नेतृत्व की दावेदारी जो है बटी हुई है हरियाणा में चौटाला परिवार के पास, जिसका नेतृत्व अब दुष्यंत चौटाला के हाथ में आ गया है। उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जो है वो पार्टी का संगठन खड़ा करने में लगे हैं। जो दूसरे बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला के और जो उनके साथ हैं परिवार के लोग, उनकी अपील नहीं के बराबर रह गई है। उसके अलावा बीजेपी में कैप्टन अभिमन्यु है, लेकिन बीजेपी का जो जनाधार है हरियाणा में वो गैर जाट वोटों का है। तो वो उनकी स्थिति जो है जाट समुदाय के नेतृत्व की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप आएँ तो चौधरी अजीत सिंह के नहीं रहने पर उनके बेटे जयंत चौधरी ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है उनके पिता से भी खराब। अब जो है तीसरी पीढ़ी चौधरी चरण सिंह की है और लोग चौधरी चरण सिंह का जितना सम्मान करते हैं, आज भी जो उनका जो सम्मान है जाट समुदाय में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में, बल्कि कहें पूरे प्रदेश में, वो थे जाट समुदाय से, लेकिन दरअसल वो पिछड़ों के नेता थे। और मेरा ख्याल है कि उनसे बड़ा पिछड़ों का नेता मुलायम सिंह यादव भी नहीं बन पाए। जिस तरह से सबको लेकर चलते थे, उस तरह की खूबी, उस तरह का जनाधार मुलायम सिंह यादव का भी नहीं बना। तो अब जो स्थिति है जाट समुदाय की, उसमें अब आप देखिए, अगर आप हरियाणा में देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए परेशान हैं, उसकी लीडरशिप को इस्टेब्लिश कराना चाहते हैं। इसी तरह हरियाणा में चौधरी बंसी लाल भी थे, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह वो राजनीति में चल नहीं पाए। चौधरी बंसी लाल की बहू किरण चौधरी जरूर हैं राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन वो हाशिए पर है। कुल मिलाकर जाट समुदाय के बीच कोई बड़ा नेता, अब अभी तक तो मैं बात कर रहा था चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह की, जिनकी सार्वदेशिक जो है, जिनके नेतृत्व को सार्वदेशिक स्वीकृति थी, अपने प्रदेश से बाहर भी उनका प्रभाव था अपने समाज पर। अब स्थिति ये हो गई है कि अपने राज्य में भी प्रभाव वाले नेता नहीं रह गए हैं, जिनको कहा जा सके कि किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चौधरी छोटू राम के नाती हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो उनके नाम पर चुनाव तो भले जीतते रहे, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस लिहाज से कह रहा हूँ। और आपको लग रहा होगा कि सारे नाम लिए, अभी वर्तमान के मैंने राकेश टिकैत का नाम नहीं लिया। टिकैत परिवार, महेंद्र सिंह टिकैत अलग आदमी थे, अलग शख्सियत थी। राकेश टिकैत वो धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं। उनके पास 300-400 लोगों की एक टीम है जो हर तरह के धंधे के लिए, हर तरह के काम के लिए तैयार रहती है, लेकिन राजनीति में उनकी गति नहीं है।
वो एक एक मुहावरा कहा जाता है, दगा हुआ कारतूस। तो राकेश टिकैत चलने से पहले ही दगे हुए कारतूस है। आमतौर पर दगा हुआ कारतूस उसको कहते हैं जो चल चुका हो, अब बेकार हो गया। ये चलने से पहले दग चुके कारतूस है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जाट समुदाय के पास इस समय कोई नेता नहीं है जो उनको दिशा दे सके, जो उनको नेतृत्व दे सके। तो इसलिए आप देखिए अलग अलग जो है राज्यों में, और राज्यों में भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग बंटे हुए हैं। राजस्थान में एक समय था जब जनता दल, कांग्रेस में थे पहले लोग, फिर उसके बाद जनता पार्टी, जनता दल में समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा थे। जाटों का नेतृत्व उनके हाथ में था। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, जो बीजेपी के, मेरा मानना है कि अब तक के सबसे कद्दावर नेता हुए राजस्थान के, और वो उन्होंने कभी मंजूर नहीं किया राज्य की राजनीति से बाहर निकलने का, लेकिन अगर निकले होते तो शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े नेता होते। उन्होंने एक अभियान चलाया। उनको समझ में आया कि जो है जाटों को साथ लिए बिना, ये जो समीकरण है इसको बनाए बिना भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। तो वो हर ज़िले में घूमे और हर जहाँ भी ज़िले में जो प्रभावशाली जाट परिवार थे उनके पास गए। उनके परिवार में अगर 2 या 3 लड़के हैं तो उनसे कहा कि भाई आपका बेटा कांग्रेस में है, आप कांग्रेस में हैं, या नहीं भी हैं किसी पार्टी में, किसी और काम में, अपना एक बेटा हमें दे दीजिए, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह से करके उन्होंने बीजेपी का जाटों के बीच में जनाधार तैयार किया, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, अब भी मिल रहा है। हालांकि उस तरह का फ़ायदा अब नहीं है, वहाँ भी जो है समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा नेता राजस्थान में जाटों का नहीं है जो ये दावा कर सके, मैं इसमें हनुमान बेनीवाल को भी शामिल करता हूँ, जो ये दावा कर सके कि सारे जाट उसके साथ है। सारे जाट से कहने का मतलब होता है कि या किसी भी समुदाय या समाज के लिए जब ये बात कही जाती है तो ये माना जाता है कि 60 से 70% लोग अगर साथ में हैं तो सारे हैं, यानी बहुतायत जो है साथ में है। इसीलिए जो ये बात कही जाती है किसी राजनीतिक दल के लिए कि इस राजनीतिक दल का इस समाज में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है या इस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि 60% से ज़्यादा लोग साथ दे रहे हैं। तो न तो हरियाणा में, न तो राजस्थान में, और न ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जाट नेता है जो ये दावा कर सके। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी उम्र बढ़ रही है और उनको मालूम है कि अगला चुनाव अगर कांग्रेस खुदा न खास्ता किसी वजह से जीती भी, जिसके आसार बहुत कम दिखाई देते हैं, तब भी पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि 10 साल राज करने के बाद अब वो पूरी पार्टी पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। पार्टी हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के खास थे अशोक चौधरी, उनको हुड्डा ने पिटवाया और ये स्थिति कर दी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने पार्टी पर दबाव डालकर या कहिए ब्लैकमेल करके, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, अपने बेटे को राज्यसभा भिजवा दिया। दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे लोकसभा का चुनाव, उनको राज्यसभा भिजवा दिया। अब जो है वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बना दिया जाए। कुमारी शैलजा को पहले बनने नहीं दे रहे थे, शैलजा बन गई प्रदेश अध्यक्ष। तो जब से 3 साल से ऊपर हो रहा है लगभग शायद, तो जब से वो अध्यक्ष बनी है तब से उन्होंने प्रदेश और जिला कमेटी नहीं बनने दी। हुड्डा ने बार बार प्रस्ताव जाता है और उसको वीटो कर देते हैं, वो होने नहीं देते। तो इसकी वजह से बताया ये जाता है कि राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन नाराज़ होना और उनके खिलाफ कुछ कर पाना, ये दोनों अलग स्थितियां हो गई हैं कांग्रेस पार्टी में आजकल। अब वो गांधी परिवार की वो हैसियत नहीं रही है कि अगर नाराज़ हैं तो उस नाराज़गी से वो नेता डरे जिससे नाराज़ है। हुड्डा को कोई डर नहीं। उनको ये दिखाई दे रहा है कि अब कांग्रेस में मेरा या कम से कम मेरे बेटे का तो भविष्य बहुत लंबा नहीं। तो ये आप इंतज़ार कीजिए, किसी भी दिन ये सुनने को मिल सकता है
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग पार्टी बना ली है। जिस तरह से चौधरी बंसी लाल ने बनाया था उसी तरह से वो अलग क्षेत्रीय दल बना सकते हैं राज्य का, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो टसल बना हुआ है पार्टी हाईकमान और हुड्डा के बीच में, वो जो है ख़त्म होने के आसार नहीं है। इसमें समझौता कराते थे अहमद पटेल, अब वो है नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोनों के बीच में कोई समझौता करा सके, मेल मिलाप की कोई बात कर सके। और हुड्डा को मालूम है कि जो है राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे नहीं, तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब एकमात्र रास्ता बचा है कि कांग्रेस से बाहर निकल जाए। अब ये एक अजीब सी बात है कि जहां हम लोग बात करते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, वंशवादी राजनीति की, ये देखने में आया जाट राजनीति में कि ज़्यादातर सर छोटू राम के परिवार से कोई जो है नेतृत्व जो है निकल नहीं पाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके नाती थे, फिर भी वो एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ पाए। इसी तरह से चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला इसलिए चल गए कि देवीलाल के समय में संगठन का काम वही देखते थे, तो संगठन को जानते थे। लेकिन अब उसके आगे उनका परिवार जो है, अब ये देवीलाल की चौथी पीढ़ी है, दुष्यंत चौटाला जो है वो उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी उनके परिवार से कोई नहीं, चौधरी बंसीलाल के परिवार से कोई आगे बढ़ नहीं पाया। इसी तरह से चौधरी चरण सिंह के परिवार से आप देखें तो चौधरी अजीत सिंह जो है वो लगातार सिकुड़ते गए। उनको विरासत में 3-4 राज्यों का जनाधार मिला था चौधरी चरण सिंह के नाम का, और वो सिमटते सिमटते जो है उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए। उसके बाद भी एक कमिश्नरी और एक ज़िले के फिर नेता रह गए, वहाँ भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हार गए, बदली तब भी हार गए। बागपत छोड़कर मुजफ्फरनगर गए, वहाँ से भी हार गए 2019 में। तो नेता पुत्रों के नहीं बढ़ने का मतलब, और बहुत से कारण होते हैं किसी भी नेता के बनने न बनने के। एक बात ये भी है कि जाट समुदाय अपने नेता को वो एक रस्टिक फॉर्म में देखना चाहता है। वो सूटेड बूटेड नेता जो है उसको समझ में नहीं आते। इसीलिए सुरजेवाला जो है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिल्ली में चाहे जितना उनका कद बढ़ गया हो गांधी परिवार के नज़दीक होने के कारण, लेकिन हरियाणा में उनकी स्थिति है कि ज़मानत जब्त हो जाती है, तो उनको नेता नहीं मानता। इसी तरह से आप देखिए कि चौधरी अजीत सिंह और अब दुष्यंत, इसके अलावा उधर हरियाणा में ही देखिए तो दीपेंद्र हुड्डा, ये इसी जो जाटों की इमेजिनेशन है उसमें नहीं आ पाए। उनको लगता है कि हमारा नेता ज़मीन का आदमी होना चाहिए, धूल मिट्टी की गंध आनी चाहिए उससे। वो बात इन लोगों में दिखाई नहीं देती, तो वो जो ट्रांजिशन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि उस तरह की मेहनत, उस तरह का जुड़ाव, उस तरह का लगाव, और उनके बीच में, आम समाज के बीच में इन लोगों ने काम करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। इनको लगा कि पिता की विरासत हमको मिल रही है तो उसका जनाधार भी मिल जाएगा। तो पिता आपको आगे तो बढ़ा सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जाट समुदाय भी आपके साथ उसी तरह से खड़ा हो जाएगा जैसे आपके पिता या दादा के साथ था या नाना के साथ था। तो ये एक बड़ी समस्या जाट समुदाय के बीच में आ रही है। कहते हैं कि हरियाणा में रोहतक जो है, वो चौधरी देवीलाल कहते थे कि ये जाटों की राजधानी है। रोहतक से वो कभी जीते नहीं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ते थे। लोग पूछते थे कि क्यों लड़ते हैं आप, वहाँ से भूपेंद्र हुड्डा ही उनको हराते थे। तो पूछते थे क्यों लड़ते हैं फिर आप, तो बोले कि इस पर दावा नहीं छोड़ना चाहिए, दावा बनाए रखना चाहिए। तो ये इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मैं कि भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक से भी दावा छूट गया है, मतलब प्रभाव खत्म हो गया है। रोहतक की सीट भी बचा नहीं पाए भूपेंद्र हुड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए उनका जनाधार खिसका तो है, लेकिन ये अलग बात है कि उनसे बड़ा जाट नेता इस समय हरियाणा में दूसरा और कोई नहीं है। दुष्यंत चौटाला की भी अपनी एक सीमा है। तो अब नई पीढ़ी को लग रहा है कि शायद मिलकर चलें तो कुछ काम बने।
तो इस बीच में 2-3 बार मुलाकात हुई है दीपेंद्र हुड्डा और जयंत चौधरी की। हालांकि इनके मिलने से कोई बड़ा परिवर्तन जाट राजनीति में हो जाएगा, ऐसी मुझे तो उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अकेले अकेले और कमज़ोर होते जाएंगे, मिलकर चलें तो शायद फ़ायदा हो। देखिए, चौधरी देवीलाल ने अपनी ताकत, पैसा, संगठन, जो कुछ लगा सकते थे सारा जोर लगाया कि वेस्टर्न यूपी के जाट उनको अपना नेता स्वीकार कर लें। नहीं हो पाया। चौधरी अजीत सिंह ने बहुत कोशिश की कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर हरियाणा और राजस्थान के जाट उनको अपना नेता मान लें। नहीं हो पाया। तो समय बदल गया है और इस बदलते समय के साथ जाट नेतृत्व तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसलिए उसमें बिखराव, समाज में बिखराव नजर आ रहा है। अब ये आगे चलकर ये समाज के लिए अच्छे के लिए होगा, इससे नुकसान होगा, बुरा होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज स्थिति ये है कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान हो, कोई प्रदेश स्तर का भी बड़ा नेता जाटों का इस समय नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।